नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। राज्य में ऐसा करने वाली वे पहली पार्टी होगी। राज्य की कुल 90 सीटों में से पार्टी ने 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 8 सीटों का फायदा हुआ है। उधर कांग्रेस ने 37 सीटें जीती है और उसे 6 सीटों का फायदा हुआ है। और इस बीच आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से और कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा गढ़ी सांपला सीट जीत गए हैं। कांग्रेस ने रिजल्ट को चौंकाने वाला बताया, तो वहीं सीएम सैनी ने कहा कि जनता ने कांग्रेस के झूठ को नकार दिया है। वहीं बीजेपी की बढ़त के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री सैनी को फोन किया और जीत पर बधाई दी है। इस बीच खबर ये आ रही है कि नई सरकार का जो शपथ ग्रहण है वो दशहरा यानी कि 12 अक्टूबर को हो सकता है। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई कल और रुझान आते ही कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी और कुछ देर तक एक तरफा जीत की और थी। वहीं पार्टी ने 65 सीटों को छू लिया था। भाजपा कम होकर 17 सीटों पर आ गई थी, लेकिन 9:30 बजे भाजपा टक्कर में आई और दोनों पार्टियों में से 2 सीटों का अंतर रह गया। और सुबह 9:44 पर एक समय ऐसा भी आया जब दोनों पार्टी 43 सीटों पर आ गई और इसके बाद भाजपा 51 सीटों तक पहुंच गई। करीब 11 बजे भाजपा की सीटें 47 से 51 के बीच रही। बाद में 48 सीटें हासिल की। तो वहीं हरियाणा में इस बार 67.90% वोटिंग हुई थी, जिसमें पिछले चुनाव में 68.20% हुई थी। फिलहाल आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी की जो हॉट सीटें हैं वो कहां है और इसी के अलावा कांग्रेस की जो हॉट सीटें वो कौन कौन सी, एक एक करके आपको बताएंगे। देखिए, कहीं पोते ने दादा को हराया तो कहीं बहन ने भाई को हराया। लाडवा सीट का जिक्र कर ले तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस प्रत्याशी मेवा सिंह को 16,054 वोट से हराया। वहीं गढ़ी सांपला सीट का जिक्र कर ले तो यहां कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 71,465 वोट से चुनाव जीत गए। वहीं एलनाबाद सीट का जिक्र कर ले तो इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला 15,000 वोट से चुनाव हार गए हैं और इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल ने जीत दर्ज की है। जुलाना सीट का अगर हम जिक्र कर ले तो देखिए, जुलाना सीट हॉट सीट रही है और इसमें कांग्रेस कैंडिडेट विनेश फोगाट ने 6,015 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन योगेश वैरागी को हराया। वहीं अगले सिलसिलेवार तरीके से बात कर ले, हॉट सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं। हिसार सीट भी हॉट सीट थी, जिसमें देश के सबसे अमीर महिला प्रत्याशी सावित्री जिंदल ने 18,941 वोटों से जीत दर्ज की है। और तोशाम सीट की बात कर ले तो बंसीलाल के पोते और कांग्रेस उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी तोशाम सीट से चुनाव हार गए हैं और उन्हें बंसीलाल की पोती और भाजपा उम्मीदवार श्रुति चौधरी ने हराया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं होडल सीट की, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी हार गए हैं। रेवाड़ी सीट बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के दामाद चिरंजीव राव को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं उन्हें बीजेपी के लक्ष्मण यादव ने हरा दिया है। शुरू से बताया जा रहा था कि चिरंजीव राव बढ़त पे है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि उनकी हार हो गई। वो चाना कला सीट की बात कर ले तो भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने सिर्फ 39 वोट से जीत दर्ज की है। वहीं देवेंद्र ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला और चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह को हरा दिया है। अंबाला सीट भी देखिए हॉट सीट रही है, जहां पर पूर्व मंत्री अनिल बीच ने 7,277 वोटों से जीत दर्ज की और बीच ने निर्दलीय प्रत्याशी चित्रा सरवारा को हरा दिया है। सिरसा सीट भी देखिए हॉट सीट रही है, जहां हालोपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस के गोकुल सेतिया ने 7,234 वोट से हराया। और आखिरकार हरियाणा में देखिए, बीजेपी जो कि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल भी हुई और बीजेपी के पक्ष में नहीं आ रही थी और इस बीच कांग्रेस के पक्ष में तमाम एग्जिट पोल आए, लेकिन उसके बाद भी एक तरह से कहें तो बीजेपी जीत गई। आखिरकार क्या उसके पीछे कारण रहा है? क्या कुछ गणित की सीट की गणित रही है? क्या कुछ रीजन रहा है जिसकी वजह से एक तरह से कहे बीजेपी हार कर भी बातचीत जीत गई है? एक एक करके आपको बताएंगे। और देखिए, हमारे तमाम संवाददाता तमाम जगह से जुड़ रहे हैं। जगदीश प्रजापति कालावली से जुड़ रहे हैं और वही ओपी शर्मा चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं और मोनू पांचाल फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जगदीश प्रजापति, आपके पास आऊंगी। ये जो कमाल हुआ है ये कैसे हुआ? क्योंकि देखिए, एग्जिट पोल भी लगातार कांग्रेस के पक्ष में
जो है आ रहा था और कहीं ना कहीं देखिए इतना एक तरह से कहे ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस आ गई। तो क्या इसे कह सकते हैं कि जो नुकसान हुआ है वो ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो हरियाणा में मेन मुद्दा था किसान, पहलवान और जवान, वो कहीं ना कहीं धाराशाही हो गया? अगर की बात करें तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मौका पर फैसला लेकर कहीं ना कहीं कुछ बदलाव करने की जो क्षमता रखती है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि आपने कुछ मंत्री और सांसदों के जो टिकट है उन्होंने काटे और काटने के बाद जो है मुख्यमंत्री चेंज करने का भी फैसला लिया और रातों रात जो है 2 दिन के बाद ही नई कैबिनेट के मंत्री बना दिए। इस तरह के जो फैसले लिए जाते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी जो फैसले लेने में स्ट्रांग रहती है। और इसी तरह देखने को मिला कि विधानसभा में भी जो भाजपा की ओर से जो फैसले लिए गए, टिकटों का आकलन किया गया, कहीं ना कहीं जो 16 जो फैसला था वह लिया गया है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लोकसभा के बाद जो है ओवर कॉन्फिडेंस से आ गई थी। और कहीं ना कहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने लोकसभा के चुनाव से जो कहीं ना कहीं सीख जरूर ली, क्योंकि जिस दिन क्षेत्रों में लोकसभा में भाजपा थोड़े मार्जिन से हारी थी तो कहीं ना कहीं उन सीटों को फोकस करने का काम किया गया। और भाजपा की ओर से ओबीसी और एसटी वर्ग के जो वोटर थे उनको लुभाने का काम कहीं ना कहीं भाजपा की ओर से किया गया। और कांग्रेस में अगर देखें तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हाईकमान की कहीं ना कहीं गुटबाजी है जो बिल्कुल सामने आई और मीडिया में भी देखने को मिला। जैसे कि शैलजा कुमारी शैलजा का दलित चेहरा था उसको कहीं ना कहीं दरकार कर दिया गया और उसकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं दिखाती कुमारी शैलजा नजर आई। उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार एक सप्ताह जो सुर्खी में कहीं ना कहीं नाराजगी बनी रही, उसको लेकर भी दलित वोटर कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो दरकिनार होता नजर आया। वही मुख्यमंत्री का जो चेहरा था वो कहीं ना कहीं तबादला किया गया, नैब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और ओबीसी वोट को लुभाने का काम भी बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं करने का काम किया गया। और ओबीसी वोटर को लुभाने का काम जो है तो नैब सैनी तो करते नजर आए। नैब सैनी के द्वारा जो कुछ फैसले लिए गए थे, देखा गया था कि जब मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे उनकी ओर से पीपी आईडी, फैमिली आईडी और कुछ जो इस तरह के फैसले लिए गए थे, कहीं ना कहीं उन फैसलों पर भी कहीं ना कहीं विराम लगाने का काम नैब सैनी की ओर से किया गया। और किसानों का जो सेक्टर था, कहीं ना कहीं किसान सेक्टर भी जो किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन का कुछ खास सेक्टर नजर नहीं आया। तो उसके बाद भी देखने को मिला था कि अहमदाबाद से अभय सिंह चौटाला जो है जिन्होंने इस्तीफा दिया था और कहीं ना कहीं उपचुनाव में भी खास मार्जिन से किसानों का जीत जो हासिल की थी। लेकिन अगर किसानी सेक्टर होता तो बड़े मोटे मार्जिन जीतते, देखे मोटा कोई कहीं बड़ा मार्जिन दिखाई नहीं दिया। अगर इस बार भी बात करें तो किसान आंदोलन का कुछ खास जो है फैक्टर नजर नहीं आया। जी जगदीश, ऐसा क्या कुछ जनता के दिमाग में चल रहा था कि देखिए जो भी हवा थी वो कांग्रेस के पक्ष में थी और अचानक से ऐसा क्या कमाल कर दिया बीजेपी ने, या फिर एक तरह से कहे जो साइलेंट वोटर होता है वो इस बार शायद उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सबसे ज्यादा रही है? बात की जाए शहरी वोटर की तो बीजेपी में शहरी वोटर जो है साइलेंट वोटर हमेशा रहता है। और ग्रामीण ग्रामीण की बात करें तो बीजेपी की ओर से कुछ लुभावने जो वादे थे वे किए गए। और कहीं ना कहीं बीजेपी की एक बात जरूर लोगों के मन तक पहुंच चुकी थी कि बीजेपी के लोग जो कहते हैं दिखाते हैं, जैसे कि पेंशन की बात हो, किराए को 2100 रुपया देने की बात हो, महिलाओं को बिजली की बात हो, अन्य जो मुद्दे थे कहीं ना कहीं भाजपा की ओर से वादे किए गए तो लोगों तक एक मैसेज जो है जरूर छोड़ा गया। और दूसरी बड़ी बात थी कि भाजपा जिससे बिल्कुल हल्के में ले रही थी पन्ना प्रमुख, वो पन्ना प्रमुख लोकसभा में कहीं नजर नहीं आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा लोकसभा सीट देते हुए पन्ना प्रमुख को जो है विधानसभा में उतारा गया। और पन्ना प्रमुख की अहम भूमिका नजर इस बार जरूर नजर आएगी कि कांग्रेस के पास जो अपना संगठन ही नहीं था। तो चुनाव है जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बल्कि कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता या आम लोगों के द्वारा चुनाव लड़ा गया था। लेकिन भाजपा की बात करते तो भाजपा के पन्ना प्रमुख और जो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उनकी ओर से चुनाव लड़ा गया। भाई तो एक बात और देखने को मिली कि यहाँ पर आरएसएस जो संघ के लोग थे उनकी ओर से नारा दिया गया था कि जहां कम वहां हम। ऐसी 35 सीटें जो कमजोर थी लगभग भाजपा की ओर से, उन सीटों पर आरएसएस के लोगों के द्वारा कार्य किया गया और लोगों तक जो अपनी योजनाएं पर पहुंचाई गई और आरएसएस के लोगों तक पहुंचे। और कहीं ना कहीं आरएसएस की अहम भूमिका दिखाई दी है। अब की जो बिजली लगाती नजर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस की मेन भूमिका जरूर दिखाई दी है। थी ओपी शर्मा, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आया जब बीजेपी ने खुद ये स्वीकार कर लिया था कि इस बार हरियाणा में जो है हार पक्की है, क्योंकि देखिए इसी वजह से कहीं ना कहीं देखिए मनोहर लाल को भी हटा दिया गया। 9.5 साल के कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिर्फ 4 बार हरियाणा में रैली की, तो ऐसे में कैसे ये कमाल हो गया?
देखिए सपना, अगर मैं अपनी तरफ से एनालिसिस बताऊं तो हरियाणा मोटे तौर पर जो 3 इलाकों में विभाजित होता है। एक दक्षिण हरियाणा होता है और दूसरा जीटी रोड जो नेशनल हाईवे है वो बनता है, और तीसरा बनता है मिड हरियाणा। अगर दक्षिण हरियाणा और नॉर्थ हरियाणा की बात करूं तो जो जीटी रोड है उसके ऊपर भाजपा जो है मजबूत हुई है, और उसने जो 2014 में जो सीटें जो हासिल की थी वो सीटों पर दोबारा कब्जा किया है। लेकिन उससे अहम बात यह है कि जो मिडिल हरियाणा जिसको जाट लैंड बोला जाता है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं सेंध लगाने का जो है काम किया है। सोनीपत जिला जो मुख्य तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इलाका माना जाता है, सोनीपत, झज्जर और रोहतक, 3 ऐसे जिले हैं जिनके दम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अपनी राजनीति करते हैं, और यहाँ की जो 15 सीटें हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ज्यादा विश्वास करता है। लेकिन सोनीपत में बिल्कुल चमत्कार हुआ और एक सीट को छोड़कर कोई भी सीट जो है वो कांग्रेस को जो है वो नहीं मिली, तो शायद एक ही बड़ा जीत का कारण था। दूसरा अगर मैं मानूं तो मेवात बेल्ट के अंदर जो मुस्लिम वोट था वो कांग्रेस के साथ था, जिसके चलते शायद कांग्रेस जो है वो अपनी थोड़ी सी जमानत जो अपनी पोजीशन है वो ठीक कर पाई। जहां तक बात चुनाव की है तो चुनाव में मसले सारे होते हैं, लेकिन एक अहम मसला ये भी था कि बीजेपी के पास एक चुनाव मैनेजमेंट की एक व्यवस्था है, और वो मैनेजमेंट की व्यवस्था कांग्रेस के पास जो कहीं ना कहीं नदारत थी। उसके बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास पन्ना प्रमुख थे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास अपना प्रदेश का संगठन भी जो नहीं था, एक प्रदेश अध्यक्ष या कुछ एक पद जो है वो हरियाणा कांग्रेस में बने, और साल 2013 या 14 से ही कांग्रेस का जो है वो पद नहीं बन पाए, और उसके बाद से ये तीसरा चुनाव है जब बीजेपी सत्ता में आई और कांग्रेस बाहर हुई, और उसके बावजूद भी जो है नहीं बन पाई। कहीं ना कहीं कांग्रेस आपसी गुटबाजी खींच का एक कहीं ना कहीं एक नुकसान जो है वो भारतीय कांग्रेस को जरूर जो है देखने को मिला। जहां तक बात बाकी मुद्दों की करें तो ठीक है, मुद्दे थे, लेकिन शायद कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ से जो 20 किलो अनाज दिया जाता है गरीबों के लिए, जो हैप्पी कार्ड योजना जिसमें गरीबों को 1000 रुपये देने की बात हो, महिलाओं को, दलित वर्ग की जो बच्चे हैं उनकी सारी फीस माफ, और बाकी जो आर्थिक आधार के ऊपर जिनकी इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए थी, तो उन परिवारों की भी सभी बच्चियों की जो है शिक्षा का जो खर्च था वो आधा सरकार वहन करती थी। लेकिन जो कांग्रेस थी उसकी सरकारों की बात करें तो वो सिर्फ जो ओबीसी या दलित हैं उन्हीं के लिए योजनाएं बनती थी। लेकिन कांग्रेस बीजेपी सरकार आने के बाद जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की थी, उसमें ओबीसी या एससी के जितने भी लाभ उनको मिलते थे उनको बंद नहीं किया गया, वो लाभ मिलते रहे। इसके अलावा एक्स्ट्रा लाभ उन लोगों को भी मिले जो आर्थिक तौर पर कमजोर थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो पोर्टल बनाया था उसके तहत 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5, 3, 4 इस तरह से एक इनकम थी। और हरियाणा आपको मैं बता दूं एकमात्र ऐसा स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर जहां पर बीपीएल की वार्षिक आय के लिए जो सीमा है वो 1,80,000 रुपए, जबकि पूरे देश में अगर आप जाकर देखेंगे तो 1,20,000 रुपए, और ये 1,20,000 रुपए शायद 2008 या 9 में जो केलकर कमेटी UPA 2 के दौरान बनी थी उसने ये जो एक खर्च दिया था, जिसमें कहा जाता था कि गरीब आदमी 20 रुपए में अपना शहर में गुजर बसर जो है वो करता है। तो इस तरह की एक आंकड़ा बनाकर तब से लेकर ये स्लैब रिवाइज नहीं थी। लेकिन हरियाणा इकलौता स्टेट है जहां पर 1,80,000 परिवार वालों को भी जो बीपीएल मांगकर सारी सुविधाएं जो सरकार देती है। और आज वर्तमान सरकार की बात करें तो केंद्र की तरफ से जो बीपीएल का पैरामीटर है उसके हिसाब से हरियाणा में करीबन 12 लाख के आसपास बीपीएल और एपीएल, मतलब बीपीएल बिलो पावर्टी लाइन और एपीएल अबव पावर्टी लाइन, तो ये करीबन 12 लाख बनते हैं। लेकिन आज ये हरियाणा के अंदर 24 लाख बीपीएल परिवार मुख्य बीजेपी सरकार में बने थे। और इन सबको अगर हम बात करें सरसों का तेल, अनाज, दालें या फिर बाकी सुविधाएं सरकार की तरफ से पूरी मिली है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने निचले तबके को जो स्वाधने की बात की थी वो एक बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा अहम कारण जो वो रहा कि बीजेपी ने पर्ची और खर्ची का जो एक नारा दिया था वो कहीं ना कहीं धरातल पर काम करता हुआ दिखाई दिया है, और मेरिट के आधार पर गरीब परिवार के बच्चों को। आपके पास आना चाहूंगी, जब आप चुनाव से पहले रिपोर्टिंग कर रहे होंगे या फिर जब ग्राउंड जीरो पे जाते होंगे तो जो जनता थी उसकी क्या उस समय प्रतिक्रिया आती थी, और अब चुनाव के बाद की क्या तस्वीर है फरीदाबाद में?
सपना देखिए, अगर ये जिस तरीके से कल जो है वो बीजेपी ने बाजी मारी है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से कहीं ना कहीं चमत्कार जो है वो इसको कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि जब हम जीरो ग्राउंड पर जब हम रिपोर्ट करते थे तो कहीं ना कहीं जनता की राय जब जानते थे तो कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना था कि जो है अब हरियाणा में जो है वो बदलाव जरूर होना है। तो इस तरीके के समीकरण जरूर यहाँ पर आया करते थे और तमाम तरीके से देखा जाए तो वो भी समीकरण, यानी कि देखा जाए तो आरबीआई की रिपोर्ट देखी जाए, चाहे वो सीआईडी के माध्यम से देखी जाए, तो तमाम तरीके के जो सूत्र है जो जनता के बीच से आते थे तो कहीं ना कहीं लगातार जो है वो बदलाव की बात यहाँ पर करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं चमत्कार हरियाणा के अंदर, यानी कि देखा जाए तो तीसरी बार हैट्रिक मार करके जो बीजेपी ने पूरे बहुमत से जो है वो सरकार बनाई थी। कहीं ना कहीं एक आश्चर्यजनक जरूर यहाँ पर जरूर देखा जा रहा है कि जनताओं के बीच में तमाम तरीके से, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की जो कार्यशैली रही है, जिस तरीके से 10 साल की कार्यशैली रही है, उनकी नीति रही है, तमाम तरीके से बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां मिलना, तमाम तरीके से गरीब लोगों को अनाज या तेल या तमाम तरीके की सुविधाएं मिलना, वो कहीं ना कहीं एक जो है वो लोगों को जो है वो जहन में जरूर बैठ गया था कि जो भी अगर गरीबों के हित में सोचती है तो वो बीजेपी सरकार सोचती है। लेकिन अब की बार भी देखा जाए तो सपना सबसे बड़ी बात यह है कि साइलेंट वोट जो है, वोटर जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से चुप यहाँ पर होता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी चुप्पी जो है वो ईवीएम मशीन में जो है वो तमाम तरीके से वोट दे करके वो खोलते हुए नजर आए। तो तमाम तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी हॉट सीट जो है वो फरीदाबाद की लोकसभा की होटल की मानी जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनकी भी सीट जो है वो अपनी सीट हार चुके हैं। तो यहाँ पर भी एक बड़ी सीट जो है हॉट मानी जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो सपना सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि तमाम तरीके से यानी कि 9 विधानसभा के रिजल्ट जो है वो लगभग 8 विधानसभा के रिजल्ट जो है वो लगभग 2 बजे तक आ गए थे। लेकिन होटल की बात की जाए तो होटल में जो है वो लगभग तमाम तरीके से टक्कर जो है वो यहाँ पर देखने को मिली और आखिरकार जो है हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान को जो है हार का सामना करना पड़ा। ये एक बड़ी यहाँ पर एक सवाल है और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी हॉट सीट भी ये भी मानी जा रही थी कि सपना सबसे बड़ी जो है दलाल भी जो है गद्दावर नेता कहे जाते हैं कांग्रेस के, वहां भी जो है गौरव गौतम ने जो है वो भी जो है जीत हासिल करके करण सिंह दलाल को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो साइलेंट वोटर है सपना वो सबसे पूरी तरीके से चुप रहा। तमाम तरीके से ईवीएम में जाकर के उन्होंने अपना भरोसा जताया बीजेपी के प्रति और तमाम तरीके से जो कहीं ना कहीं कार्यशैली रही है लोगों का, ये जो साइलेंट वोटर था उन्होंने पूरी तरीके से यानी कि बीजेपी की जो कार्यशैली से जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर खुश होता हुआ नजर आ रहा था। और तमाम तरीके से देखा जाए तो जब वो जो है और तरीके से मुआवजेबाजी जो है बीजेपी ने करे हैं, चाहे वो 2100 रुपए की बात हो, चाहे वो सिलेंडर 500 रुपए की बात हो, चाहे वो तमाम तरीके की जो है तमाम जो सुविधाएं हैं उनको देने का यहाँ पर किया गया हो, चाहे वो बिजली यूनिट की बात की गई हो। तो तमाम तरीके से अगर देखा जाए तो लोगों जो गरीब तबका जो लोग थे उन्होंने अपने दिमाग में यही ध्यान रखा कि आखिरकार इन वादों को बीजेपी ही पूरा कर सकती है। आखिरकार जो पूरी तरीके से जो वायदे कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं वो पूरी तरीके से वायदे पूरे नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं इन ज्ञान में इन बातों को रख करके, क्योंकि देखा जाए तो गरीब लोगों को बीपीएल कार्ड भी यहाँ पर दिए गए, उसके साथ साथ बात की जाए तो सपना सबसे बड़ी बात है तो प्लॉट जो है वो 100 गज के लोगों को प्लॉट देने की बात और बना करके देने की बात यहाँ पर की गई है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो गरीब तबके को जो गरीब तबका जो वर्ग था उन्होंने जो है बीजेपी पर पूरी तरीके से भरोसा और विश्वास जता करके जो है वो वोट दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हैट्रिक जो है तीसरी बार जो है राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार हैट्रिक लगी है, क्योंकि 2014 की बात की जाए तो 47 सीट थी और 2019 की बात की जाए तो लगभग जो है वो 40 सीट थी। लेकिन अब की बार देखी जाए तो 14 से और 19 के बीच की बात की जाए तो 1 सीट फालतू यानी कि 48 सीट जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी ने हासिल करी। तो कहीं ना कहीं बड़ा चमत्कार कहा जा सकता है या लोगों का विश्वास जो बीजेपी पर रहा है तो वो इस तमाम तरीके से खड़ा उतरता हुआ नजर आया है। एक और महत्वपूर्ण सवाल इस पर है, जवाब दीजिएगा। हमने देखा चुनाव प्रचार बीजेपी की शुरुआत से ही देखिए भ्रष्टाचार पर ज्यादा जोर दिया गया। कुमारी शैलजा से शुरू हुई उनकी चुनाव प्रचार और कुमारी शैलजा पे ही खत्म हुई, जबकि किसान रोजगार और पहलवान सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। तो क्या कह सकते हैं, क्या ये इसका प्रभाव नहीं हुआ? इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले जगदीश प्रजापति आपके पास आऊंगी। बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी एक तरह से देखिए तो पंजाब में देखिए जीत की हैट्रिक लगाती है चुनाव जब होता है, और वही हरियाणा में देखिए इतना बुरा हाल कैसे हो गया, 0 सीट पे सिमट गई। वही जेजेपी की भी वही तस्वीर सामने है, 0 सीटों पे सिमट गई। ऐसे कहां कमी रह गई दोनों ही पार्टियों की, क्या कुछ कह रहा है आंकड़ा?
बिल्कुल सपना, अगर बात की जाए जेजेपी को लगभग पिछले विधानसभा चुनाव में नई पार्टी थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने भरोसा किया था, जहां जो वोटर था आईएनडी से तो नाराज था, कहीं ना कहीं वो वोटर जेजेपी में कन्वर्ट हुआ। जेजेपी के साथ जो धारा था उस समय की भाजपा के विरोध में था, लेकिन कहीं ना कहीं तो पिछले 4.5 साल जेजेपी भाजपा के साथ रही और भाजपा से जरूर नाराजगी जरूर देखी गई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो वोटर में सत्ता नजर आया और जेजेपी का गठबंधन टूटा और गठबंधन टूटने के बाद इतना ही नहीं कि जेजेपी सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन कई सीटें तो ऐसी है जहां समाजजनक वोट भी प्राप्त नहीं कर पाए और जेजेपी के जो नेता थे, जो चेहरे थे, यूं कहें कि वो लोगों के बीच में 4.5 साल तक कहीं ना कहीं जो सत्ता की मलाई खाने का काम है उसकी ओर से किया गया। इस तरह की जो चर्चा है तो लोगों में कहीं ना कहीं जेजेपी को इस लेट से देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी से जरूर हरियाणा में ग्रोथ करती नजर आई थी। पंजाब में सरकार बनी, दिल्ली में सरकार थी, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब को बोल रहा है हरियाणा के साथ सकता है और हरियाणा और पंजाब की राजनीति कहीं ना कहीं मेल जोल काफी है। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की ओर से गठबंधन की जो चर्चाएं चल रही थी, गठबंधन को लेकर लगातार क्या लगाए जा रही है, कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा और आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं उनकी जो तैयारियां थी वह पूर्ण रूप से नहीं हो पाई और अचानक जो गठबंधन पर बात नहीं बन पाई और अचानक से जो सीटें हालात की गई, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा चुनाव को लड़ा गया, लेकिन जिस तैयारी से चुनाव लड़ना चाहिए था वो चुनाव उस तरीके से नहीं लड़ा गया। कहीं ना कहीं इस बात की जो मार है वह आम आदमी को पड़ती जरूर नजर आएगी। बिल्कुल। ओपी शर्मा, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखिए, कांग्रेस की जो उम्मीद थी कि अब इस बार जो है जीत की हैट्रिक लगा सकती है, वो उम्मीद भी पूरी नहीं हुई। जेजेपी की भी देखिए बुरा हाल हुआ, तो वही आम आदमी पार्टी का भी बुरा हाल हुआ। ऐसे में सवाल ये है, ओपी क्या लगता है इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस सबको एकजुट करने में जो है एक तरह से कहे नहीं उसमें सफल हो पाई, या फिर क्या कुछ कारण रहा इसके पीछे? देखिए अपना अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहती थी या फिर जो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी, हरियाणा में जो इन पार्टियों का भी कोई आधार नहीं, लेकिन हाँ एक शुरुआत हो सकती थी। शायद अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन में आते तो ये कुछ वोट जीत सकते थे, क्योंकि अगर हम माने तो जेजेपी माफी इनेलो और बसपा का जो गठबंधन हुआ उसकी वजह से 2 सीटें जो है इनेलो के खाते में आ गई। हालांकि अंदर खाते मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था। अगर आप आंकड़ों के ऊपर नजर डालें तो बीजेपी से 7 ब्राह्मण प्रत्याशी जो है वो जीत कर पहुंचे, जबकि कांग्रेस से 1 पहुंचा है। अगर कांग्रेस की बताऊं तो 15 जाट वोट 15 या 16 जो है जाट एमएलए पहुंचे, जबकि बीजेपी में मात्र 6 हैं। वैश्य समाज या बढ़िया समाज बोले या फिर यादव समाज बोले, इनका कोई भी प्रत्याशी जो है कांग्रेस में जीतकर जो नहीं पहुंच पाया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो दिखाने की कोशिश की जा रही थी, एक जिस तरीके से मात्र 6 जाट का बीजेपी में जीतना और 16 जो जातों का जो कांग्रेस में जीतना और किसी भी जो यादव और बढ़िया का नहीं जीतना कांग्रेस में, अपने आप में कहीं ना कहीं बीजेपी से कांग्रेस से इनकी मुक्ता दिखाता है, एक एंटी इनकम्बेंसी दिखाता है। जरूर कुछ ऐसा कांग्रेस की जो रहा है, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना था कि यदि उनकी सरकार हरियाणा में आती है तो वो जो बॉर्डर के ऊपर या खंडू बॉर्डर की बात करें या दमदान पाइप के पास नरवाना में बॉर्डर बंद की बात करें, तो उनका कहना था कि सरकार आएगी तो रास्ता जो है खोल दिया जाएगा। अगर रास्ते खोलते तो शायद एक बार फिर सोनीपत के जो बॉर्डर था उसके आसपास जो जाम लगता, जिसके वजह से वहां जो कारोबार था वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता। तो शायद एक ये भी कारण है कि सोनीपत में मात्र 5 में से 1 सीट कांग्रेस के हाथ में बड़ौदा सीट लगी, बाकी 4 सीटों के ऊपर कांग्रेस जो साफ हो गई और कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का माना था। इसके अलावा जो भी योजनाएं कांग्रेस ने बीजेपी ने गरीबों या दलितों के लिए शुरू की थी, आर्थिक आधार पर जो योजनाएं शुरू की थी, उससे भी जो कहीं ना कहीं जो गरीब तबका था वो बीजेपी के साथ जो जुड़ा है और एक शायद यही बीजेपी की एक बड़ी जो कामयाबी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का इस खास चर्चा में जोड़ने के लिए। तो देखिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव अब खत्म हो गया है, मतगणना भी देखिए खत्म हो गया और इसी के साथ साथ बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रही है और खबर भी निकल के सामने आ रही है कि 12 अक्टूबर यानी कि दशहरा के दिन शपथ ग्रहण भी हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।